पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जाता है, पहला क्वेश्चन कहता है आपसे कि भाई महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। ठीक है, पाली, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश। इन विच लैंग्वेज डिड महावीर प्रीच। बताइए, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है भैया, अगर आपके महावीर की बात आपसे पूछी जा रही है तो इन्होंने प्राकृत में दिया था। महावीर जी आपके प्राकृत में दिए थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध, अगर आपसे बोला जाए गौतम बुद्ध, ये याद रखिएगा ये पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी। ठीक है, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और उदयन। बताइएगा। 50 क्वेश्चन है, आराम से चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से चलेंगे। चलिए, बताओ भाई। जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, आप सभी को पता है 383 ईस्वी पूर्व में आपको देखने को मिली थी। किसके समय में? कालाशोक। कालाशोक क्या भाई, किस वंश का था सर? शिशुनाग वंश का। किस वंश का भाई मेरे? शिशुनाग वंश का था। ये चीजें हैं जो आपको याद करनी चाहिए। कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा सर, ये वैशाली में आयोजित की गई थी। ठीक है, वैशाली में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष भी पूछ सकता है, तो अध्यक्ष याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन था सर? अध्यक्ष इसके थे साबा का। ठीक है, सबा कमी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उम्मीद है आपको याद होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, ऐसे कह लो। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, बताइए। वैशाली, विदिशा, राजगृह और प्रतिष्ठान। बताइए, शुंग शासकों ने अपनी जो राजधानी थी वो कहाँ स्थापित की थी, बताइए। वैशाली, विदिशा, राजगृह और प्रतिष्ठान। बताओ भाई। चलिए, शुंग शासक जो था उसके संस्थापक कौन थे, कोई बता सकता है सर? पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे भाई? पुष्यमित्र शुंग थे आपके। ठीक है, ये आपके शुंग शासक के क्या थे? ठीक है, संस्थापक थे। चलिए, कोई बता सकता है, यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, प्रतिष्ठान किसकी थी? चलो, इसका तो आप भी बता दोगे। ठीक है, कि सर इसकी तो विदिशा थी, लेकिन प्रतिष्ठान किसकी थी, कौन बताएगा? सातवाहन की राजधानी थी भाई, इंपॉर्टेंट है। सातवाहन की राजधानी आपको कही जाती है। ठीक है, चलिए। और हर्यक वंश की? सर ये हर्यक वंश की थी। ये सब एकदम रट जाओ। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, पूछा गया आपसे चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, आप बताइए, फटाक से बताइए। चलिए, जवाब दीजिएगा फटाक से। सौरभ, ओके, वेरी गुड। चलिए बताइए। बिल्कुल, महामेघवाहन को कहा जाता है। चेदी वंश के जो संस्थापक थे वो महामेघवाहन को कहा जाता है। ठीक है, अब ये किसके, या किसके चेदी वंश सर? कलिंग के। कहाँ के भाई? कलिंग, उड़ीसा में है ना। ठीक है, कलिंग के चेदी वंश के संस्थापक। ठीक है, इसका जो महानतम शासक था, इसका जो महानतम शासक
कौन था? इसका महानतम शासक कौन था भाई? कौन बताएगा? खारवेल था, याद रखिएगा। ठीक है, खारवेल था, याद रखना ये सब। चलो, प्रथम हुड़ आक्रमण किसके समय में हुआ? प्रथम हुड़ आक्रमण किसके समय में हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, स्कंदगुप्त के या समुद्रगुप्त के? बताइए, प्रथम हुड़ आक्रमण किसके समय में हुआ था? बताओ। वैसे बता दोगे, भीतरी अभिलेख इन्हीं से जुड़ा हुआ है, तो अब आप बता सकते हैं ये चीज, ये उसी से पता भी चलता है ये बात हुड़ आक्रमण के बारे में। भीतरी अभिलेख आपके यूपी के गाजीपुर जिला में ये पड़ता है। ठीक है, भीतरी अभिलेख। चलो, बताइए। चलिए, एक आपने जूनागढ़ अभिलेख का भी नाम सुना होगा, ये तो पता, सभी को पता है, स्कंदगुप्त का। एक जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आपने सुना होगा कि इसमें ये पता चलता है कि जो हुड़ों के आक्रमण को विफल कर दिया गया था, किसने? स्कंदगुप्त ने। ये आपके जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ठीक है। अच्छा, स्कंदगुप्त आपको पता है निधि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यहाँ लिख लीजिएगा। उपाधि अगर हम लिखे यहाँ पे, निधि विक्रमादित्य। ठीक है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, ये बताइए। टोटल तो सभी को पता है, कुल 17 बार आक्रमण किया गया था। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया गया था, बताइए। उस समय वहां का शासक कौन था? ठीक है, कुछ भाई बताया करो। ठीक है, बस मुंह को दर्शक बने रहते हो। ठीक है, भीमदेव कठियावाड़ का शासक हुआ करता था, बताइए। 17 बार ये आक्रमण किया था, लेकिन ये भैया आपकी बात है सोमनाथ मंदिर, तो भैया 125। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी, बताइए। 1786, 90, 91 और 93। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी, ये पूछा गया आपसे, बताइए। चलिए, के तनु रावत जी भी आ गई, ओके। चलो, बताइए भाई। 1786 एक बच्चा बता रहा, हो सकता है। ठीक है, अच्छा भाई, 1793। ठीक है, इसी को बोला जाता है इस्तमरारी बंदोबस्ती कहा जाता है। ठीक है, इसे बंदोबस्त कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, बताइए। हिंट मैं दे सकता हूँ भाई। 1871 लिख लो भाई। ठीक है, इनको एक नाम भी बोला जाता है। ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी थे, ये मैं हिंट दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, इन्हें महाराष्ट्र का शुक्रात, और यही आपकी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं बनते स्टैटिक जीके, जितने भी उपनाम होते हैं उपाधि होती हैं वही सब स्टैटिक में डाल दिया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, महादेव गोविंद रानाडे, ये गोपाल कृष्ण गोखले के क्या थे? राजनीतिक गुरुजी थे। और गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। मद्रास की संधि किनके बीच हुई है, बताइए भाई। मद्रास की संधि किनके बीच हुई है, बताइए।
जवाब दीजिएगा सभी लोग। ओके, बी आ रहा है जवाब, किसी का ए आ रहा है। चलिए, चलिए, जो मद्रास की संधि थी, प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से लेके 69 का, आपने नाम सुना होगा, कब हुई थी? इसके बाद 4 अप्रैल 1769 में, यहाँ 9 है ये, ठीक है, 4 अप्रैल 1769, ठीक है, किसके बीच, कौन बताने वाला है? अंग्रेज और हैदर अली, जहां ऑप्शन दिया होगा, कहाँ दिया, पहला ऑप्शन ही देके दिया हुआ है, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुई थी, ठीक है। तेलुगु कृति आमुक्तमाल्याद, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, तुलु वंश के एक प्रतापी शासक हुआ करते थे, कृष्ण देव राय। इनकी एक भैया पॉलिटिकल आपके इश्यूज है, उस किसमें लिखे गए हैं, आपके आमुक्तमाल्याद में लिखे गए हैं। और रही बात, इन्हें एक नाम से जाना जाता है, इनका एक उपनाम है आंध्र भोज, आंध्र पितामह भी कहा जाता है, ठीक है, आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है इनको, इनको आंध्र पितामह कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, बताइए भाई, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, कौन सा था? ये सभी को पता होगा, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में लमसम 1608 में, आपने देखा होगा, सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था ये, क्या नाम था इसका? सर, रेड ड्रैगन था, ये भी स्टैटिक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, अब आया हुआ है, ठीक। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी भाई, बताइए, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, बताइए। बताइए। शायद आपको पता होगा कि एक कहानी आपने सुनी होगी कि 1798 ईस्वी में होता क्या है, एक अफगान शासक होता है, ये अफगान एक शासक होता है, जो स्कूल में पढ़े होगे तो सुनाया भी गया होगा, इसका नाम था जमान शाह, ठीक है। वो पंजाब कर आक्रमण करके जब लौटता रहता है ना, तो उसकी जो तोपें हैं, वो चिनाब नदी में जाकर गिर जाती है, तोपें कहाँ गिर जाती हैं भाई मेरे, ठीक है, तोपें आपकी चिनाब नदी में जाकर गिर जाती हैं, जिसको भाई आपके रंजीत सिंह क्या करते हैं, उसको वापस देते हैं, ठीक है, तो बदले में आपको उन्होंने एक उनको एक टाइटिल देते हैं, ठीक है, उन टाइटिल का नाम याद रखिएगा, ठीक है, कौन सी, टाइटल ऑफ किंग, ठीक है, टाइटल ऑफ किंग, क्या नाम है भैया, जमान शाह, ठीक है, जमान शाह। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है, बताइए, निम्न में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है, बताओ भाई, लैगून झील नहीं है, जल्दी से बताइएगा कौन सी, बताओ भैया। चलिए, सौरभ तनु, ओके, लैगून झील इनमें से कौन सी आपको नहीं दिख रही है, ये पूछा गया है। आपको पता है, जो समुद्र होता है उनसे पृथक होकर, उनसे अलग होकर, जो तटीय क्षेत्रों में जो निर्मित होती है ना, जो वो खारे पानी की झील, ठीक है, वो लैगून कहलाती है। अब बताइए, इनमें से कौन सा लैगून नहीं है, बताइए। चलिए, पेरियार झील ये कहाँ से जल प्राप्त कर रही है, ये भाई आपकी कर रही है पेरियार नदी से, जो कि केरल में, पेरियार नदी, ठीक है। चलिए,
अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बताइए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन या मैकाल का पठार? बताइए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। बताइए। चलिए एक आपको काम नाम बताते हैं। मैं एक बताता हूँ, बाकी आप बताते रहिए। सतपुड़ा श्रेणी जो है, पर्वत श्रेणी, वो किनके बीच में है? यह नर्मदा एवं ताप्ती के बीच में है। ठीक है, ये नर्मदा एवं ताप्ती के आपके बीच में है। ठीक है। आपसे पूछा गया अरावली और बिंद के बीच में कौन सी है? बताइए। तो याद रखिएगा सर, मालवा पठार। ये मालवा पठार। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? बताइए। किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? एवरेज। बताइए कहाँ से मापा जाता है? आपने सुना होगा। देखो यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है चीजें, जैसे देखो, अगर आप जो सी लेवल मापते हो, ठीक है, वो बेसिकली आप मापते हो चेन्नई से। लेकिन जब औसतन की बात आती है, देखो जब एवरेज की बात आती है, ठीक है, एवरेज, आप इसको सर्च भी करेंगे तो आपको यही मिलेगा। जब एवरेज की बात आएगी तब मुंबई माना जाता है। ठीक है, अगर बोला जाए कि आपके सी लेवल कहाँ से मेजर किया जाता है, तब चेन्नई माना जाता है। इसका जवाब आप मुंबई अगर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज करता है पेपर में। ठीक है। वैसे हालांकि आप जहां भी देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन ये औसतन समुद्र तल नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि जो आपका समुद्र तल, जो हम कहीं का लेवल अगर मापते हैं तो कहाँ से मापा जाता है? तो चेन्नई से मापा जाता है। ठीक है। लेकिन औसतन पूछे तो मुंबई लगाइएगा, यहाँ छोटी सी गलतियां आप कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सात बहने राज्यों का भाग नहीं है? बताइए। कौन सा नहीं है? बता लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। आइए। तो भाई सेवन सिस्टर्स का नाम आपने सुना होगा। आइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल। चलो भाई, कौन सा नहीं है, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है ये। लिख दे सबके नाम। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। कितने हो गए भाई? भाई अरुणाचल प्रदेश कहाँ गया? अब सात हो गए। तो कौन सा नहीं है सर? सिक्किम नहीं है। ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? ठीक है, बताइए। एक जोवियन प्लेनेट होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होते हैं। पूछा गया जोवियन नहीं है, पूछा गया है। बताइए। देखो सिंपल सी बात है। चार आपके जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं शुरू के, बाद वाले आपके जोवियन होते हैं। ठीक है। मरकरी, वीनस, ठीक है, मार्स। अब बताइए, मरकरी वीनस अर्थ कहाँ से गया? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, यहाँ एम लिख दो। अब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चार आपके जोवियन में आएंगे। तो देखो बृहस्पति आपको मिल गया, शनि मिल गया और यूरेनस मिल गया। ठीक है। अर्स और मास, यहाँ एम ए आर लिख दो। ठीक है, अब सही है। यहाँ पे आपका क्या है? ये मंगल है, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के अंतर्गत आता है। कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? आग्नेय, अवसादी, कांतरित या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। कोयला। बताओ भाई। आपको पता है जो चट्टानें होती है बेटा, वो तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा।
जो चट्टानें होती हैं वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। पहला आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है? क्या हो गया? याद रखिएगा कि आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। तो अब अगर कोयले की बात करें तो भाई ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। ठीक है, याद रखिएगा। रूपांतरित तो बेसिकली जो मार्बल होते हैं। अवसादी में आप लैंड, जो आपका सुना होगा सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, ये सब अवसादी में चली जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए। सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? प्रशांत, आर्कटिक, हिंद या अटलांटिक? सारगैसो की बात पूछी जा रही है। चलिए, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ते रहिए, जवाब देते रहिए। चलिए, जो उत्तरी अटलांटिक होता है महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनरी, ठीक है, और उत्तरी विषुवत जलधाराओं के चक्र जो होते हैं, ठीक है, स्थित जो उसमें शांत जल के क्षेत्र होते हैं, उन्हें सरगैसो सागर कहते हैं। अब बताइए ये कहाँ का भाग है ये? ठीक है, चलिए। आपको पता है इनके तट पर, इनके जो तट होते हैं ना, इनके तट पर एक खासियत इनकी क्या होती है, मोटी जो समुद्री घास होती है ना वो तैरती रहती है। इनके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। ठीक है, अब इसीलिए इसका नाम भैया सरगैसो सागर रखा गया है। अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, दक्कन पास, 8 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल? बताइए, अंडमान और निकोबार की बात आपसे पूछी गई है। चलिए, देखो भाई, 9 डिग्री, 9 डिग्री है कहीं? 9 डिग्री क्या है भैया? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। मिनिकॉय और लक्षद्वीप। ठीक है, अच्छा, जल्दी बताइए। डंकन पास, डंकन पास कहाँ भैया? जो आपका दक्षिणी अंडमान है, जो दक्षिणी अंडमान है, और जो लिटिल अंडमान है, ठीक है, उनके सम। 8 डिग्री की अगर हम बात करें, मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। 10 डिग्री क्या बचा सर? 10 डिग्री सर अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है निकोबार से। ठीक है, कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? बताइए, जो कश्मीर घाटी है वो निम्न में से किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? जास्कर वृहत, वृहत पीर पंजाल, लद्दाख जास्कर, काराकोरम और लद्दाख? बताइए। बताइए, गुड आफ्टरनून सभी को, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। चलिए, जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ डी आ रहा है। ओके, देखते हैं भाई डी किसका किसका सही है। अरे भैया तुमको अब क्या बोले हम, पीर पंजाल को भूल कैसे गए भाई तुम लोग? ठीक है, वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है कश्मीर घाटी आपका। तो ये छोटी चीजें गलत आप नहीं करेंगे। ठीक है, आइए। यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? यूके सिन्हा समिति किससे संबंधित है? बताइए, बताओ भाई। बैंकिंग रिफॉर्म्स, नरसिम्हन समिति का नाम आपको बहुत अच्छे समझ में आता होगा। ठीक है, कर सुधार से संबंधित कौन सी कमेटी है? चिलैया समिति है या कौन सी समिति है? जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए, यूके सिन्हा आपको पता है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है ये। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है, क्या है? डॉलर,
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विशेष आहरण अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा मतलब आर्टिफिशियल मनी, ये कैसा उदाहरण है बताइए। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा कहते हैं इसको भाई, इंग्लिश में स्पेशल ड्राइंग राइट कहते हैं। आई थिंक लिखा भी होगा आपके लिए, बताइए। इसका निर्माण कब हुआ तो कोई बता सकता है? आईएमएफ ने किया हुआ इसका निर्माण। किसका? जो ये आंसर है इसका, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार का। कब? सर 1969। क्या इसी समय इसरो की भी स्थापना हुई थी क्या 1969 में? जल्दी से बताइएगा, क्या इसी समय इसरो की भी स्थापना हुई थी? चलिए सभी के आज थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं भाई, जवाब देख लेते हैं। हमारे बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं सभी, क्योंकि आधा तो क्लास से गायब रहते हैं, तो तैयारी होगी तभी। बताइए। चलिए बिल्कुल सॉल्व। ओके। चलिए, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? निवेश, विनिवेश, विदेशी ऋण या आंतरिक बाजार उधारी? बताइए। तो बिल्कुल यह निवेश नहीं शामिल होता है। चलो, राजकोषीय घाटा है कुल बजट प्राप्तियां, कुल बजट व्यय। राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, बजटेरी घाटा या उधार एवं अन्य देयताएं जोड़ दीजिए, या इनमें से कोई नहीं। राजकोषीय घाटा क्या होता है भाई, बताओ। बताओ भैया। देखो भैया, राजकोषीय घाटा होता है जितने भी बजटेरी जो डेफिसिट होते हैं, उसमें आप जोड़ दीजिए जो उधार लिए, या और जो लाइबिलिटीज आपके ऊपर हैं उनको जब आप जोड़ देते हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर, तो आपकी वो क्या कहलाती हैं? राजकोषीय घाटा कहलाती है, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। आइए, बेसिकली अगर कह दोगे तो फिस्कल डेफिसिट थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। आइए, बजटरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयदाता, यहाँ देखिए दिया हुआ ना फिस्कल डेफिसिट। चलिए, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? अवमूल्यन करेगा अपने देश की, भैया मुद्रा ही घटा दिया, अब बताओ क्या होगा? घटाने से फायदा क्या होगा? बताइएगा थोड़ा सा, बताओ। कोई भी आएगा, मान लो कोई विदेशी आया, उसको लेके सामान जाना है। जैसे समझो, आप नेपाल जाते हो, नेपाल का जो पैसा है वो भारत से कम है कि नहीं? बिल्कुल। तो आप नेपाल जाते हो, देखो मिलेगा भैया जूता मिलेगा, ठीक है, पता चला बढ़िया भैया ट्रैक सूट मिल रहा है, तो उठा लाओगे, कहोगे अरे मैं तो बड़े सस्ते में पा गया, ऐसा ही तो कहोगे। तो इससे होता क्या है? निर्यात सस्ता हो जाएगा। पहले तो ये बात भाई सही है, निर्यात आपका सस्ता हो जाएगा, लेकिन आयात महंगा हो जाएगा। ठीक है। इंपोर्ट आपका महंगा हो जाएगा, लेकिन जो एक्सपोर्ट होगा वो आपका सस्ता हो जाता है। ये तो प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल सोचोगे सब समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल सोचेंगे सब समझ में आएगा। तो बिल्कुल 2 और 3 क्लियर है। बिल्कुल सी सभी का आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आइए, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, बताइए। द मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज, बताइए। शक्तियों का कठोर पृथक्करण, बताइए। बिल्कुल भाई, आप लोग लिंक शेयर किया करिए साथ वाले दोस्तों जितने भी आप लोग के हैं। ठीक है। आइए भाई, संसदीय शासन प्रणाली का कठोर पृथक्करण, सर ये तो नहीं, ये तो विशेषता नहीं है सर। दोहरी कार्यपालिका, बिल्कुल है ये विशेषता। विधायकी और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, बिल्कुल है सर। तो आपका 2 और 3 आंसर नंबर सी आप इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? ये असीमित नहीं है, मूल अधिकारों की बात की जा रही है। जल्दी से इसका जवाब बताइए। आपके ये भाग 3 में दिया गया है और आर्टिकल नंबर 1235 में दिया गया है। इसके लिए आप अगर कोई आपको समस्या आ रही है
तो आप हाई कोर्ट में 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत आप ये जा सकते हैं। ठीक है, बताइए। बिल्कुल, तो याद रखिएगा, यह असीमित नहीं है, बिल्कुल, ये स्थायी नहीं है और ये वाद योग्य होते हैं। बिल्कुल सर, ऑल ऑफ द अबव, तीनों के तीनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, वह संविधान की आत्मा और हृदय है, ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। बिल्कुल, और इसमें ये भी बोला गया था कि इसमें 5 रिट की आपसे बातें की गई थी। ठीक है, 5 रीट की बातें की गई थी। आपका अगर हनन हो तो आप भाई बिल्कुल फ्री टू, ठीक है, अपनी बातें कहने का एकदम आपके पास राइट्स है। तो आर्टिकल नंबर 32, संविधान की आत्मा भाई इसको बोल दिया गया था। ठीक है, संविधान की आत्मा इसको बोल दिया गया था। ठीक है, आइए चलिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? बताओ भाई, लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है, संयुक्त बैठक, वो कौन आहूत करता है? आर्टिकल नंबर सभी को पता है सर, 108 में ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 108 में, आर्टिकल नंबर 108 में ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? इसकी अध्यक्षता कौन करता है बताइए? बुलाता तो भाई राष्ट्रपति है, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करता है, ये बस ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल नंबर 118 के 1 में ये बात कही गई है। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा है सभी लोग? यह राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है, ये बताना है आप। चलिए, 48 में सभी को पता है कैग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। ठीक है, अगर हम महान्यायवादी की बात करें 176। अच्छा, अगर हम बोले महाधिवक्ता की, ये आर्टिकल कौन बताएगा? महाधिवक्ता की कौन बताएगा भाई? आर्टिकल कौन बताएगा, जल्दी से मुझे बताइए। बताए भाई, महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर, देखते हैं कौन ये बताता है। महाधिवक्ता के बारे में बताओ भाई। बाकी तो सब बता रहे हो, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत सुन के कि चलो यार, बच्चे बहुत ही होशियार हो चुके हैं। सही, सही। अरे महाधिवक्ता पूछा मेरे भाई, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार महाधिवक्ता होते हैं ना, तो बताओ भाई इसके बारे में। चलो, मुझे जल्दी से भाई इसके बारे में बताना, हिंट जरूर आपको यहाँ पे जो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर आपके पास कीमती समय आपका व्यर्थ ना हो तो। गलत है सौरभ। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का अधिकतम प्रतिनिधित्व हो सकता है, बताइए। द लोकसभा में हैव मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, 20, 30, 22, 28, बताइए कितना हो सकता है भाई, ये बताइए। सभी को पता है 552 सदस्य, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए गए। ठीक है, अब अधिकतम आपके 530 दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जिसमें से आपको पता है अधिकतम जो 20 सदस्य, अधिकतम आपके 20 सदस्य वो क्या करते हैं, वो भैया यहाँ पे याद रखिएगा। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए होनी चाहिए। बताओ भैया, जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से। आइए, चलिए बताइए।
देखो भाई, कुछ चीजें याद रखिएगा, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके लिए तो 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर के लिए कितनी होनी चाहिए, या ऐसे कह लो 25 होनी चाहिए। लोकसभा में आप कोई भी अगर काम कर रहे हो भैया, लोकसभा के लिए 25। राज्यसभा के लिए मेरे भाई 30 होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है, ये बताना है आपको। बताइए भाई, चलो जल्दी से बताइए। भाई कुछ लोग तो मुझे लगता है दिमाग से बिल्कुल पैदल होते हैं क्या, मुझे ऐसा लगता है। क्यों बेटा, ये ऐसा होता है क्या? बेटा ऐसा होता है क्या, कभी सुना है क्या ऐसा? चलिए फटाक से बताइए। दिमाग से पैदल होना जानते हो बेटा क्या होता है? कोई बताओ इसका मतलब, कि सर इसका मतलब होता क्या है। बिल्कुल। भाई सभी गलत दे रहे हो। अरे भैया, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है, संचित निधि से धन, हे भगवान। संसद का अनुमोदन जरूरी होता है मेरे भाई। ठीक है, वर्णन क्या दिया गया है, अनुच्छेद नंबर आपके 266 में इसका वर्णन भी किया गया है। ठीक है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति, भाई बताओ भाई। चलिए, इसमें सदस्य कितने होते हैं लोक लेखा समिति में, भाई सदस्य कितने होते हैं सर? टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, बताइए टोटल कितने होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी इनको बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ओम बिरला जी हैं। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। अब इनका कार्यकाल कितना होता है मेरे भाई, ये भी पूछा गया है। कार्यकाल कितना होता है सर? इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश मतलब ये होता है, सदिश का मतलब वेक्टर होता है। नहीं है मतलब इनमें से बताइए कौन सा एक स्केलर है, कौन सा एक अदिश है। ठीक है, स्केलर पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता, विद्युत धारा, बल आघूर्ण, कौन सा आपके पूछा गया स्केलर है। क्वेश्चन घुमा के पूछना चाह रहा था लेकिन बेचारा फंस गया। ठीक है, आइए। सर देखो, विद्युत धारा जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो बेसिकली आपके देखो बेटा, एक्चुअल में देखा जाए तो वो टेंसर क्वांटिटी होती है। एक्चुअल में तो टेंसर क्वांटिटी होती है। लेकिन होता क्या है कि ऐसा नहीं दिया रहता, तो सीधे सीधे हम क्या बोलते हैं कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, टेंसर आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, आपके पेपर में स्केलर पूछा जाएगा, और स्केलर ही देना है आपको। अच्छा, स्केलर होते कहाँ हैं, जिसमें आपके मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन दिशा, डायरेक्शन ना हो, ये याद रखिएगा। ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता क्या होगी भाई? टेम्परेचर के बढ़ने से जो द्रव है उसकी विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है। श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना भैया। चलिए, सभी का जवाब आ रहा है, और आने दीजिए, आने दीजिए बेटा, आराम से आने दीजिए। यही आप गलत कर दिए, ये बढ़ जाएगी। ठीक है, द्रवों की जो श्यानता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलो, विस्कोसिटी जिसे कहते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द वेव थ्योरी ऑफ लाइट? आइंस्टीन, रोमर, हाइगेंस या न्यूटन? बताना है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था?
बताओ भाई, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। आपकी क्लास की टाइम में एक बार बता देता हूँ। आप एक 10 बजे आपकी सिर्फ और सिर्फ साइंस की क्लास चलती है। 11 बजे आपके जीके जीएस की, मतलब सुबह 11 बजे। फिर 2 बजे, उसके बाद शाम में 3:30 बजे। ठीक है, दोनों के बीच में आपको आधे घंटे का गैप देता हूँ। ठीक है, और ये आपकी क्लास चलती है 3:30 बजे, तो बिल्कुल आप ये जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हाइजेंस, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो सर हाइजेंस ने दिया था। नेक्स्ट, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, बताइए क्या चीज? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, बताइए उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा, आपके कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। ये वही मिरर है जो आप प्रयोग कहाँ करते हो? जल्दी से बताओ भाई, इसका प्रयोग आप कहाँ करते हो कॉनकेव मिरर का? बता सकते हो? कार की हेडलाइट होती है बेटा, कार हेडलाइट जानते हो आप? इसी का प्रयोग करते हो। जो रास्ते वाले जो लाइट होते हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट, वो इसी का प्रयोग करते हो आप वहां पे। क्लियर? कॉन्वेक्स मिरर तो आप जानते हो, साइड मिरर में लिखा रहता है ना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा कुछ लिखा रहता है। वो आपका क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर की देन है। ठीक है। डॉक्टर जो आपका दांत देखता है वो भी कॉनकेव मिरर होता है, बड़ा करके दिखाता है भाई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? देखो भाई, जर्मन सिल्वर पूछ दिया, सबसे पहले ध्यान देना कि सिल्वर होगा ही नहीं, जर्मन सिल्वर में तो सिल्वर लाना ही नहीं है सर। ठीक है, बिल्कुल नहीं लाना सर। तांबा, जस्ता और निकिल की बात पूछी जा रही है, तो सर आप सीधे सीधे बता सकते हैं ये है आपका सर जर्मन सिल्वर, इसको कहते हैं। ठीक है। अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? बताइए। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन मेकिंग फायर रिटार्डेंट क्लॉथिंग? फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट? बताइए, बताइए। बताओ भाई, किसका प्रयोग करते हैं भाई? फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, अब बता दो तुम। ये क्या है सर? ये एल्युमिनियम सल्फेट है। ठीक है, चलिए। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? बताइए, कार्नेलाइट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम या कैल्शियम या सोडियम? बताइए, कार्नेलाइट पूछा गया आपसे, बताओ भाई। बताओ, बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल, अगर आपसे कार्नेलाइट पूछ रहा है तब तो भाई मैग्नीशियम लगाना, तब तो मैग्नीशियम लगाना। मैग्नीज, पॉर्स्यूलाइट, पॉर्स्यूलाइट, ये किसका है सर? मैग्नीज का। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है भाई। ठीक है। स्टार फिश किस संघ का जंतु है? ये मैंने पढ़ा रखा है, ये मैंने पढ़ा रखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे भाई। आइए, बताइए भाई, स्टार फिश। अच्छा, स्टार फिश है, इसे हम भैया फॉल्स फिश भी कहते हैं। किस संघ का है? एकाइनोडर्मिटा संघ का है। ठीक है, याद रखिएगा, एकाइनोडर्मिटा। मोलस्का के लिए बड़ा परेशान रहते हो आप लोग। ठीक है, मोलस्का में भाई आप ये लिख सकते हो किसको भाई? किसको? ऑक्टोपस को डाल देते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है, मतलब वो भी फॉल्स फिश हो गया ऑक्टोपस। ठीक है, तो ये छोटे छोटी चीजें आपको याद रखने चाहिए, पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। फॉल्स फिश कौन सा है? तो आप बता सकते हैं स्टार फिश, डेविल फिश, ये सारे। ठीक है। निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स किसे कहा जाता है भाई, मेरे बताइए।
लार्जेस्ट सेल ऑर्गन्स किसे कहा जाता है? सिंपल सी बात है। आइए, सबसे छोटा तो सभी को पता होगा, इसको सबसे छोटा बोला जाता है भाई। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है भाई? तो सर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। ये घिरा किससे होता है सर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। सिंपल सी बात है। यदि माता का रक्त समूह ओ है एवं पिता का रक्त समूह ए बी है, तो देखो कैसे निकालते हैं। मान लो ओ है तो इसको एक ओ तो बढ़ाना ही पड़ेगा, मतलब सिंगल नहीं रहता है। अगर ए लिखोगे तो भी ओ बनाना पाएगा, बी लिखोगे तो ये भी ओ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मतलब मान लिया जाता है कि भाई सबके साथ ही जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब इसको जोड़िए थोड़ा सा, क्या बना? एओ बना। कितना बना? बीओ बना। एओ बना, बीओ बना। अब जोड़िए क्या क्या बन रहा है भाई। सर ए बन रहा है और बी बन रहा है, कितना कितना सर? ए बन रहा है 50%, बी बन रहा है 50%। ठीक है, तो अब जोड़ लीजिए ए और बी। बताइए, क्लियर है? ए और बी, कोई डाउट है तो बताइएगा। क्लियर? एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स। क्लियर है? कोई डाउट? मोलस्का में बेटा ऑक्टोपस होता है। ऑक्टोपस आपने देखा होगा। ठीक है, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है उसे। तो काफी बच्चे इसका गलत भी जवाब दे रहे हैं। बेटा एंथ्रेक्स जानते हो क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस नाम सुना होगा एक। ठीक है, हाथ में देखा होगा, ये सड़न हो जाती है, काला काला पूरा हो जाता है। ठीक है, ये आपके त्वचा और फेफड़ों को प्रभावित करता है और ये आपके जीवाणु जनित रोग है। मैं लिख देता हूँ इसका नाम, बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, ये त्वचा एवं फेफड़ों। चलिए, निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में सहायक होता है, बताइएगा। और ये आपके हड्डी में कोलेजन निर्माण में भी सहायक होता है, आपको पता होगा। ये आपके हड्डी में हड्डी में कोलेजन निर्माण में सहायक होता है, ये याद रखिएगा। तो विटामिन सी हो गया। इसे कहते क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये याद रखिएगा। सर ये विटामिन सी आपके दूध में नहीं पाया जाता। दूध में आपके, हाँ एक चीज और, विटामिन सी हमेशा आपके प्लांट प्रोडक्ट में पाया जाएगा। हमेशा आपके प्लांट प्रोडक्ट में पाया जाएगा। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी आपके 8 प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए विटामिन बी को हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी को हम भाई कह देते हैं बी कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि B1, B2, B3, ठीक है, B5, B6, B7, B9 और B12, ये कुछ विटामिन्स हैं जो आपके क्या करना होता है। ठीक है, ये 8 विटामिन्स होते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। के को क्या कहते हैं? आपके फाइलोक्विनोन कहते हैं। फाइलोक्विनोन याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन के। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है भैया? एनर्जी पिरामिड का ग्राफ कैसा आपको देखने को मिलेगा, बताइएगा। आपने एक लिंडमैन का सिद्धांत देखा होगा, पढ़ा भी होगा, वो मैंने पढ़ाया भी है लिंडमैन के बारे में आपको। ठीक है, चलिए ओके। ठीक है, बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहे भाई सभी को? बताइए। आपको पता है अगर ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, 10%, 10%, 10%। ठीक है, एनर्जी लेवल का भी ग्राफ आपके हमेशा सीधा ही होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, कथकली एवं कुटियट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो,
यहाँ पे कभी कभी यूपी दे देता है तो लोग गड़बड़ हो जाते हैं। यूपी जब भी देगा तो वो कत्थक देगा, ये यूपी लगाना। आपसे पूछा गया कथक कली पूछा गया है, तो आप आंख बंद करके बताएंगे। और कुटियट्टम बोला है तो भाई केरल, आंख बंद करके ये लगा देंगे। कथकली एंड कुटियट्टम ये आपको मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किनके द्वारा किया गया था? इकोलॉजी शब्द की बात आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। आइए, कब किया गया था ये मैं बता देता हूँ भाई। 1866 में किया गया था, ठीक है। 1866 में किया गया था, ठीक है। अच्छा, अगर कभी कभी पूछ दे गलतियां कहाँ बच्चे करते, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से याद रखिएगा। यहाँ देखिए टी लगा है तो आप टेंसले याद रख लीजिएगा। यहाँ पे काफी बच्चे गलत करते हैं, जैसे ऑप्शन में टेंसले था तो काफी बच्चे ये क्या करेंगे कि इकोलॉजी को मार देंगे टेंसले। देखो याद करो कि इकोसिस्टम, सिस्टम में टी है तो टेंसले याद कर लो, और यहाँ पे हैकल याद कर लो। आपको अगर हैकल से संबंधित एक और बात याद रखनी हो तो जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था वो भी इन्हीं की ही देन थी, वो भी इन्हीं की ही देन थी। किसकी? आपके हैकल साहब की थी, ठीक है। तो बिल्कुल ये छोटी छोटी चीजें हैं। मजा आ गया होगा, 50 क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी 50 क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बिल्कुल। धन्यवाद आप सभी लोगों को, ठीक है। चलो फिर, ओके, बाय बाय, थैंक यू, ठीक है। 3:30 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, ओके, बाय बाय, थैंक यू टू ऑल, बाय बाय। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भाई, ठीक है। थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपसे 3:30 बजे, 3:30, ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? ठीक है, संगम युग से नहीं है पूछा गया है, ठीक है। आराम से जवाब दीजिए, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़े वाले क्वेश्चन है। चलिए, तो चलिए, बिल्कुल। अगर हम बात करें, अगर हम आपसे बातें करें कि किस राजवंश की बात आपसे पूछी जा रही है जो कि आपके किससे संबंधित नहीं है, संगम युग से संबंधित नहीं है, तो संगम युग से थे कौन कौन से? भाई देखो, चोल था, चेर था और पांड्य था। कौन सा नहीं था? तो सर पल्लव नहीं थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर ही, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, लेकिन आए हुए क्वेश्चन सही है। दूसरा क्वेश्चन, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी, बताना है पांचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, बताइए। हाटक, विदिशा, अहिछत्र या महिष्मति? बताइए। टक से जवाब दीजिए। चलो बताए, चलो। आपको पता होगा पांचाल महाजनपद की दो राजधानियां थी, ठीक है। पंचाल महाजनपद की आपकी दो राजधानियां थी, पहला कौन सा था? देखो, सबसे पहली बात करते हैं, जो अगर हम उत्तरी पंचाल की बात करें, ठीक है। अगर हम बात करें आपसे उत्तर पांचाल की, उत्तर पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र, ठीक है। ये अहिछत्र आप लगा लीजिएगा। अगर हम आपसे बोले दक्षिण पांचाल की, ये लिख लो ऐसे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं दक्षिण पांचाल की, ठीक है, तो आपने का नाम सुना होगा, कामपिल्य, ठीक है। एक नाम सुना होगा कामपिल्य, ये थी। तो आपने समझ गए आप जवाब की, पांचाल में दो थे आपके, एक उत्तर एक दक्षिण वाले। उत्तर का अहिछत्र था और दक्षिण का कामपिल्य था। कल को अगर थोड़ा सा भी अब आपको टफ देने की कोशिश करे तो आप फिर भी बता दोगे। आइए,
किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? सीएल एवं लॉरेंस, टी आर होम्स, या LER रिज, या आउटरम एवं टेलर? किसने बताया था भाई, बताइए। चलो बेटा, गुड मॉर्निंग, मस्त रहिए। बताओ भाई, किसने बताया था 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया गया था इसको? बताइए। बिल्कुल सर, ये आउटरम एवं टेलर थी। आउटरम एवं टेलर थी। ठीक है, आइए। बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई थी? तो बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी कब से हुई थी, ये पूछ रहा गया। तो समझ के जवाब देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। बंगाल के विभाजन इसी समय स्वदेशी आंदोलन, आपको याद आ रहा हो तो स्वदेशी आंदोलन भी इसी समय की बात है भाई। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी। 16 अक्टूबर 1905। कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे? पता है, कांग्रेस के जो 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, रास बिहारी बोस, दादा भाई नौरोजी, या बिल्कुल भैया, गुड मॉर्निंग, बताओ भाई। आपको शायद याद होगा, इसी इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल ये अलग हो गए थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, तो ये रास बिहारी बोस जी थे। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? किसे कहा जाता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। हिंट के लिए भाई, आपके जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने झंडा भी फहराया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अरे बाकी तुम्हारे साथी मित्र कहाँ हैं भाई? बच्चे भी बड़े यार गोला देने लगे आजकल ना। कुछ लोग, अरे सर मैं आपकी क्लास में बहुत दिन बाद सर आपको ढूंढते ढूंढते मैं आ गया। बताइए। अरे सर कहाँ चले गए थे भाई, यही इसी दुनिया में तो हैं सर। बताइए। बिल्कुल सर, भीखा जी कामा को कहा जाता है, मैडम भीखा जी कामा को कहा जाता है, इनका बड़ा फेमस। आपको पता है 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में इन्होंने क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में ना भाग लिया था और भारतीय झंडे को फहराया। सरोजिनी नायडू को सभी को पता है, स्वर कोकिला। स्वर कोकिला कहा जाता है भैया, मुझे नहीं पता। तो लता मंगेशकर को क्या कहते हैं फिर, बताइएगा। चलिए बताओ भाई, सरोजिनी नायडू जी को क्या कहा जाता है, बताना। ठीक है। अच्छा, सरोजिनी नायडू जी के बारे में कुछ भाई, ये तो जवाब आप भी तो कुछ दोगे ना। कानपुर सरोजिनी नायडू, मुझे ये बताओ कि इनको उपनाम क्या दिया गया है, ये बताइएगा। 1925 कानपुर और पहली भारतीय महिला। एनी बेसेंट 1917, याद रखिएगा। ये पहली महिला। ठीक है, दोनों में अंतर। ठीक है, ये पहली महिला थी एनी बेसेंट जी, और ये सरोजिनी नायडू पहली भारतीय। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हाँ भाई, अंग्रेजी तो याद नहीं। अरे चिराग, इतनी मेहनत क्यों की है भाई, आराम किए होते यार। ठीक है, आराम करते तो थोड़ा सा अच्छा रहता तुम्हें। ठीक है, दिमाग लगता। चलिए, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? In which year was the railway board constituted at the time of Lord Curzon?
बताए नहीं भाई? ये तो ठीक है, इसका जवाब तो भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये किसको कहा जाता है? स्वर कोकिला लता मंगेशकर, लेकिन सरोजिनी नायडू जी को क्या कहा जाता है? बताइए। क्या हुआ? मुझे भाई बता नहीं रहा, रुको मैं लिख देता हूँ यहाँ, मुझे अब बताओ। स्वर कोकिला किन्हें कहा जाता है? ठीक है, दो ऑप्शन है, एक सरोजिनी नायडू और एक आपके लता मंगेशकर। जल्दी से बताइएगा किन्हें कहा जाता है। आइए अब ठीक है। चलो, तो बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? अरे चिराग यार, इतनी मेहनत क्यों की? ठीक है, किसी के बुलाने से थोड़ी ना काम किया जाता है यार, अपने हिसाब से किया जाता है। सामने वाला बुलाएगा कुएं में कूदने को, कूद जाओगे? नहीं कूदोगे ना। आइए बताइए। बताओ भाई। चलिए, बिल्कुल सर, 1905 में की हुई थी। आपको पता है क्या हुआ? पुलिस सुधार 1902 भी आपको पता होगा, इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, चलिए आइए। निम्न में से किसमें अनॉक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? बता लोगे, सिंपल है। अनॉक्सीकृत मतलब आपके डीऑक्सीजनेटेड कह सकते हो आप। फिर भाई ये क्या हो गया? चलो फटाक से जवाब दो भैया। भी आ रहा है, अच्छा देखो, याद रखिएगा, मैंने आपको बोला था एक सीरा होता है और एक धमनी होती है। ठीक है, सीरा में आपका अशुद्ध होता है रक्त हमेशा, और धमनी में आपका शुद्ध होता है। ठीक है, लेकिन फुसफुस लेकिन फुसफुस सीरा में क्या होता है? ठीक है, फुसफुस सीरा में क्या होता है? आपका शुद्ध होता है। और फुसफुस धमनी में ये भी उल्टा काम करता है, आपका अशुद्ध होता है। ठीक है, तो फुसफुस धमनी है, आपसे अशुद्ध पूछा भी गया है, बिल्कुल ये याद रखिएगा। ठीक है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, प्लाज्मा द्वारा, बाइकार्बोनेट के रूप में, या कार्बनो यौगिकों के रूप में। बताइए। बताओ भाई। बिल्कुल याद रखिएगा। HCO3 का नाम निगेटिव सुना है? HCO3 ऐसे लिख लो। HCO3 नेगेटिव कभी एक शब्द सुना है क्या? ऐसे HCO3 नेगेटिव। बताइए। बताइए। बिल्कुल, सभी के अलग अलग आ रहे हैं भाई। अरे मेरे भाई, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, बाइकार्बोनेट का फॉर्म होता है। इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बताना है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर। बताइए। बताओ भाई, जल्दी से। गलत सुमेलित है भाई। एपी कल्चर तो सर सही लग रहा है, पीसी कल्चर तो सर सही लग रहा है, सिल्वी सेरी कल्चर तो सर सही लग रहा है। अब बात आती है सर, ये सिल्वी कल्चर और छिपकली का अध्ययन ये लो, यहाँ लोग ये बता रहे हैं भाई, क्या बात है। कितने तेज भाई आप लोग। ठीक है, मतलब कितने तेज है, इतना तेज हुए कैसे तुम लोग? पूछा गया गलत सुमेलित है, तो गलत सुमेलित तो सर सिल्वी कल्चर है। छिपकली के अध्ययन को बोला जाता है सौरोलॉजी, सौरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और सिल्वी कल्चर को क्या बोला जाता है? वन्य कृषि
का अध्ययन बोला जाता है, वन्य कृषि का अध्ययन बोला जाता है सिल्वी कल्चर को, और छिपकली के सौरोलॉजी बोला जाता है। आइए, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, मिलस्टीन या लुई पाश्चर? बताइए, चेचक के लिए टीके का आविष्कार बताओ भाई, बता लोगे यार, ये तो आसान क्वेश्चन है। बताओ भाई, चेचक के लिए टीके का आविष्कार। ठीक है, आ गए बिल्कुल बेटा। चलिए, ओके। हाँ बाशु बेटा, समय से नहीं आओगे तो यही होगा, ठीक है। जब मैं 11 बजे क्लास बताया तो अब आप 11:15 बजे आओगे, तो मतलब भाई अब क्या बोला जाए फिर। चलिए, ओके, बिल्कुल याद रखिएगा सर एडवर्ड जेनर। चेचक, स्मॉल पॉक्स बेसिकली किससे होता है? सर वेरियोला जोस्टर से होता है, ठीक है, वेरियोला जोस्टर से होता है, याद रखिएगा। चेचक के टीके का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? सर एडवर्ड जेनर ने किया था। इसे फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण के जनक के रूप में इन्हें जानते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई मेरे आपके पेनिसिलिन के खोज से संबंधित है, ठीक है, और आपको फंगस से बनाया गया था पेनिसिलियम नोटेटम। लुईस पाश्चर की बात अगर आप जानते हो, लुईस पाश्चर किससे संबंधित है? सर पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क से संबंधित है, ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? चीरू भाई, ये चीरू कौन आ गया? अरे भाई, ये चीरू कौन है यार? बताइए भाई। अरे चीरू भाई, मतलब ये तो जैसे चीर देंगे फाड़ देंगे वो वाली बहुत कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है भाई चीरू का। अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो जैसे नहीं होता है चलिए ठीक है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। आइए, बिल्कुल सर, ये बलदेव सिंह थे, ये आपके बलदेव सिंह थे, ठीक है। प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे भैया? ये आपके बलदेव सिंह थे, याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मान लो आपसे ये पूछ दे कि प्रथम कानून मंत्री कौन थे, अगर यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कानून मंत्री आपसे पूछते हैं, सभी को बोलेंगे कि भैया ये अंबेडकर जी थे, ठीक है, अंबेडकर जी थे, ठीक है। रेल मंत्री कौन थे? यहाँ लिख लो आप, ये रेल मंत्री भाई थे। अच्छा, अगर हम बोले कि सन्मुखम चेट्टी क्या थे? सर्वप्रथम वित्त मंत्री थे। लियाकत अली जी क्या थे? कौन बताएगा, कोई बता सकता है? लियाकत अली जी क्या थे या कहाँ? अच्छा बताओ, जो आपके 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें लियाकत अली जी का कहीं नाम आता है, कुछ ऐसा था क्या? तो मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा सा भी देखूंगा भाई कि हमारे बच्चे बड़े तेज हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? बता दो भाई, किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताओ भैया, जल्दी से बताओ, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। ओके ओके, जॉन मथाई, ओके, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, सही है सही है, 1857 इलाहाबाद, बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, ओके, चिराग, ठीक है। अच्छा, क्या बात है यार, कितना तेज हो। भाई एक बात बताओ, आप लोग जैसे जो क्लासेस करते हो तो उसमें क्या क्लास में बस उपस्थित रहते हो कि मतलब एक्टिव रहते हो? थोड़ा सा मतलब कभी सोचा? भाई मैंने तो ये आज तक पढ़ा है और आज तक यही पढ़ाया है कि भाई मतलब संविधान में भी जैसे आप किताबें अगर पढ़ेंगे बढ़िया तो मतलब उसमें यही लिखा है कि किसी अनुच्छेद में बजट शब्द का तो उपयोग ही नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का भाई प्रयोग किया गया, जहां तक मैं जानता हूं। अगर आप कुछ अलग जानते हो तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। और सब नकलची बंदर हैं, एक दूसरे के नकल करते हैं बस, ठीक है। मतलब ये है बेटा, आप लोग मतलब ये
सही बताओ, मतलब किसी भी क्लास में जैसे जाते हैं आप, तो पढ़ते हैं कि वहां टाइम पास करने जाते हैं? यार ये क्वेश्चन मतलब आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। क्या भाई तुम लोग यार गजब इंसान हो भाई। ठीक है, मतलब गजब जिसे कहते हैं, एकदम गजब। ठीक है भाई। चलो, अगर यही मान लो आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे कि लोकसभा में किस आर्टिकल में, तो 112 में आपके वार्षिक वित्तीय विवरण की बात है। अगर आपसे बोल दे कि आपके अगर विधानसभा की बात पूछ दे, अगर आपसे विधानसभा की बात पूछ दे, तो ये भी याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 202 में ये व्याख्या आपकी की गई है। अब गलत नहीं ना करोगे भाई? चलिए, कुछ लोग को शर्म आ गया होगा ना, और वो सोच रहे होंगे अरे यार सर की क्लास में बड़ी बेइज्जती हो जा रही है। ठीक है, आइए। चलिए, डेविस जल संधि किस किस को जोड़ती है? चलिए, आप बिल्कुल प्रशांत, वेरी गुड। डेविस जल संधि किस किस को जोड़ती है मेरे भाई? हडसन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, इंग्लिश चैनल और उत्तरी महासागर। ठीक है, और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। चलिए भाई, जिनको शर्म आ रही है वो बिल्कुल आराम करे। ठीक है, वैसे भी आप क्लास में तो दिमाग दूसरी जगह है, तो कोई बात नहीं, आप एंजॉय करिए। जीवन का एंजॉय ही असली एंजॉय है भाई। पढ़ाई लिखाई तो यार सब करते हैं। चलो बताइए। काफी लोगों का जवाब गलत आना शुरू हो गया। वेरी गुड बेटा। ठीक है, बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर होता है भाई आपके डेविस जल संधि। अगर आपसे बोल दे हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, तो इसको सीधे सीधे नाम याद रख लेना, हडसन जल संधि कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, सर डोवर जल संधि का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, डोवर जल संधि। ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर की बात अगर हम करें, जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। ये कुछ संधियां हैं जो आपको याद रखनी, जल संधियां हैं, संधियां नहीं। ठीक है, छऊ सरहुल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरे अंकित, आजकल मुस्कान नहीं दिख रही है क्लास में, क्या हो गया अंकित? भाई आजकल अंकित की दोस्त मुस्कान गायब है। ठीक है, प्रशांत की भी दोस्त जरूर होगी। बताइए। चलिए बताइएगा भाई। बताओ, छऊ सरहुल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए। बिल्कुल याद रखिएगा सर, ये झारखंड से है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कुछ याद रखिएगा, जवारा, मटकी। उत्तराखंड का याद रखिएगा, भोटिया और छोलिया। मेघालय का मान लो अगर याद रख ले, एक शादी है, एक आपके लाभो। थोड़ा थोड़ा एक आग याद है, आप उसको यहाँ लिख ले साफ से भी है, लाभो। ठीक है, नेक्स्ट। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? हरगोविंद खुराना को। बताइए भाई। आपको पता होगा इन्होंने सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो जीन्स का सिंथेसाइज इन्होंने ही किया था। और जीन की खोज की बात आती है तो फेडरिक मिसर का नाम आता है, डबल हेलिक्स की बात आती है तो वॉटसन एंड क्रिक का नाम आता है। ठीक है, बताइए। तो हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा सर, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बताइए, किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है?
अरे अंकित भाई, तुम दिख नहीं रहे हो, मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा हूँ। बताओ भाई। बताओ। बताओ भाई। ओके। सी। चलिए, वेरी गुड। नीला और लाल। और सबसे कम अगर पूछ दे तो हरा लगा देना। ठीक है। आइए, ब्लू रेड, बिल्कुल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? बताइए भाई, किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? ठीक है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किसका उल्लेख नहीं दिया गया भाई? बताओ। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्वतंत्रता की कहीं भी बातें नहीं की गई। आर्थिक स्वतंत्रता की कहीं भी बातें नहीं की गई। ठीक है। वेरी गुड। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद, जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, दो शब्द आते हैं। एक आता है अर्ध संघवाद, अर्ध संघवाद जिसे कहते हैं क्वासी फेडरल। ये दोनों के बारे में आपको बताएंगे, पहले इसका जवाब दीजिए। बताइए। बताओ भाई। बताओ। चलिए, बिल्कुल आपको जो जी ऑस्टिन थे, ठीक है, जो जी ऑस्टिन है, जवाब तो ये हो गया। लेकिन केसी वियर ने आपके क्वासी फेडरल की बातें कही थी। और इन्होंने एक बात और बोली थी, जो ग्रीन, जो जी ऑस्टिन थे, इन्होंने जो भारतीय, इन्होंने जो भारतीय संघीय, जो भारतीय संघीय व्यवस्था है, उसे इन्होंने क्या बोला था? भारतीय संघीय व्यवस्था को इन्होंने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। ठीक है, जी ऑस्टिन ने। और अगर वियर की बात करें तो क्वासी फेडरलिज्म बोला था, अर्ध संघवाद बोला था इन्होंने। ठीक है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? बताओ भाई। बताओ भाई। दो ऐसे हैं जो सीमित नहीं किया जा सकता है, वो कौन कौन से हैं? सोच समझ के बताइए। ओके। बताओ। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो आपका आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ए और बी बोथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। प्रशांत बेटा, जब 20 और 21 दे रहे हो तो भाई मेरे, ये फिर आराम से तुम बी क्यों दिए हो भाई? राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है। बताइए। बताओ भाई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक सहायता, उपयुक्त सभी। बताइए। राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं। बताओ, शामिल नहीं है पूछा गया, नीति निर्देशक तत्व की बात आपकी पूछी जा रही है। चलो, नीति निर्देशक तत्व मतलब सर यही डीपीएसपी की बात हो रही है। डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36 से 51। अच्छा, अब बताओ कि इसमें पूछा गया सरकारी समितियों को प्रोत्साहन। चलो, पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी गलत लग रहा है, अभी वेट करना थोड़ा। ठीक है, पहले देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण सभी को पता है भाई, सरकारी समितियों को प्रोत्साहन 48 के, सॉरी 43 के बी में। वेट, पर्यावरण दिया हुआ ना, रुकिए।
43 के बी में है, पर्यावरण 48 के ए में है। अब ये सही है, ठीक है। सार्वजनिक सहायता किस में दिया गया है? भाई अनुच्छेद 41 में दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, तत्व में शामिल नहीं है पूछा गया है। तो भाई ये सभी तो शामिल है ना, क्योंकि पूछा गया है शामिल नहीं है, या ऐसे कह लो अब ये सही बैठेगा, अब ये आपका सही बैठेगा। अब इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। कहाँ गलतियां हैं ये भी पहचानना सीखिए। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी, ठीक है। यहाँ पे नहीं को हटा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है डीपीएसपी जो है आपके 36 से 51 में है और ये सारे आर्टिकल आपके इसी बीच में है। तो क्वेश्चन इनको ये पूछना था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, तो तब आप बोलेंगे उपयुक्त सभी, तब आप बोलेंगे उपयुक्त सभी, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग था, यहाँ नॉट हटा दीजिएगा, इंक्लूड। हाँ भाग 4 भी है, बात कही गई है। नॉन एनफोर्सिएबल है, ये भी आप जानते हो। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। बताइए, सभी का जवाब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। राज्यसभा के, देखते हैं भाई हमारे कौन कोई है जो जवाब बदलना चाहेगा, मुझे उम्मीद है पूरी आपसे, ठीक है। बताइए, याद रखिएगा सर ये केवल राज्यसभा है, जैसे आपको अगर सिविल सर्विसेज के लिए भी राज्यसभा का ही, लेकिन मनी बिल की बात अगर आती है तो लोकसभा भैया उसे सुपीरियरिटी दे दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे भाई उतना बेहतर होगा, ठीक है। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। बताना है एस्बेस्टॉस, लेड, मरकरी, मोनोऑक्स का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ भाई क्या होगा। देखो भाई, एस्बेस्टस की बात करते हैं, फेफड़े की दिक्कतें आपको लाया था, सांस लेने में समस्या और ये सब। भाई जब ये मिल गया तो सीधे सीधे इसी को लगा लो, बाकी हम दिमाग क्यों लगाएं। क्यों भाई, बहुत दिमाग फिर भी मन कर रहा है। तो लेड आपके पेट की समस्या करता है, तभी देखो सीसा रहित तो पेट्रोल आने लगा, ठीक है। मरकरी आपके देखो आपके ब्लड वेसल्स के लिए दिक्कत आपका करेगा। मोनो ऑक्साइड आपके मस्तिष्क, अब आपको पता है मोनो ऑक्साइड से क्या होता है। मोनो ऑक्साइड से आपके जो दिमाग धीरे धीरे काम करना सुस्त हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं दिमाग में, सुस्त हो जाएगा और आपके धीरे से साइलेंट, जिसे कहते हैं ना साइलेंट किलर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। डायलिसिस किससे संबंधित है बताइए भाई। बताओ भाई डायलिसिस किससे संबंधित है। बी या किडनी, ओके ओके भाई, अब ये तो मतलब ये अगर गलत कर दो तो यार फिर कोई बात ही नहीं है। चलो सर, डायलिसिस आपके किडनी से संबंधित है। जब आपका किडनी बेटा जब फिल्टर नहीं कर पाता ना, क्योंकि आपको पता है वृक्क का काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, जिसे कहते हैं परानिस्यंदन, ठीक है। तो जब ये नहीं कर पाएगा तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। चिराग, लेड आपके बेसिकली आपके पेट की समस्या, आपको एब्डोमिनल इशू देता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड पेट को देता है, ये हमेशा याद रखना बेटा। चलिए, हाँ, सीईओ ब्रेन था। ब्रेन क्यों था ये भी मैंने आपको बताया, कि आपके क्या होता है ना, जब हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा जो भाई, जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो सारे सेंसेशन और सारी चीजें धीरे 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 खत्म होती चली जाएंगी, क्योंकि ब्रेन ही सारा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये याद रखिएगा। आइए, पहली बार
किस वर्ष पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन की आयोजन किया गया था, ये आपसे पूछा गया। बताओ भैया। ब्राजील का एक शहर, ठीक है, 1992 में आपको याद होगा अर्थ समिट, या इसे एक नाम से बोला जाता है रियो समिट, ठीक है। 1992 में अर्थ समिट या रियो समिट होता है। विश्व के 172 देश इस सम्मेलन को किया जाता है, ठीक है। 172 देशों की ये बात आती है, ठीक है। तो अब आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया रियो +5 कब हुआ था? मान लो आपको रियो अभी पूछ दिया, ठीक है, चलो आप तो ये बता दोगे। आपसे अगर पूछ दे कि भाई रियो +5 कब हुआ था, या पूछ दे अर्थ समिट +5 कब हुआ था, तो अब यहाँ से देखो दो चीजें आपको समझ में निकल के आई। अगर आपको क्लियर है कि रियो समिट कब हुआ था, तभी आप +5 भी तो जोड़ पाओगे। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये 2002 में कहा हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, ठीक है, जोहान्सबर्ग, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? ओके, नहीं है पूछा गया सदिश, ठीक है। बताइए, मतलब पूछा गया है कौन सा अदिश है, कौन सा स्केलर है, ठीक है। बता लेंगे, वैसे आप बता लेंगे भाई, पूरी उम्मीद है मुझे आपसे। के 97, ओके, 92, 172 कंट्रीज, वेरी गुड। 90, बिल्कुल बिल्कुल टू प्रोटोकॉल 1997, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसको थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा भाई। देखो कैसे ये पता करोगे, देखो सर P = F/A, लेकिन ये लिखना क्या है, ये गलत है, ये तरीका ही गलत है। इसलिए इसको कैसे लिखते हैं? P A वेक्टर F वेक्टर। अब इसमें आप खुद देख पा रहे हैं कि जो दाब होता है वो क्या होता है, वो दाब आपका कैसी क्वांटिटी है भाई? प्रेशर आपकी कैसी क्वांटिटी है सर? अदिश राशि है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं भाई वेक्टर इसके ऊपर कहीं नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मोमबत्ती, सितार, माइक्रोफोन और विद्युत सेल, बताना सुमेलित नहीं है, बताओ। बताइए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोफोन क्या करता है? भाई आपकी जो ध्वनि होती है उसे विद्युत में परिवर्तित करता है भाई, तो ये तो उल्टा दिया हुआ है सब। देखो भाई, लाउड स्पीकर क्या करता है? ये जो कार्य है, ये कार्य आपके मेरे भाई लाउड स्पीकर का है। ये कार्य आपके लाउड स्पीकर का है कि भैया उसको विद्युत दो और साउंड लो। माइक्रोफोन का काम जस्ट उल्टा होता है, ये क्या करता है? आपके साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक, ठीक है। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? जो चश्मे के लेंस होते हैं, फ्लिंट, पायरेक्स, क्रूक्स या मृदु कांच, बताइए। बताइए। आपने एक नाम सुना होगा सीरियम ऑक्साइड, ये बेसिकली इसके होते हैं, ठीक है। सीरियम ऑक्साइड CeO2 बेसिकली इसके होते हैं, लेकिन इनमें से सही कौन सा है? फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, क्रूक्स या मृदु कांच, बताइए। बताइए भाई, क्वेश्चन समझ आ रहा है? आपको 10 दिन के अंदर मुझे 1800 के आसपास क्वेश्चंस आपके तैयार कराने हैं, ठीक है। 10 दिन में ये टारगेट ले लो, फिर अगले महीने से तो यार एक क्लास करनी है, ठीक है। इस महीने इसीलिए आपकी मैंने 4 क्लासेस रख दी हैं कि आपको थोड़ा सा बूस्टर डोज दे दे। जो सारी चीजें पढ़े थे अब तक, वो सारी चीजें आपकी एक बार रिवाइज हो जाए फटाफट, ठीक है। आइए, बिल्कुल सर, ये क्रुक्स कांच, एक मूवी भी आई थी क्रुक्स, ठीक है। गाना बड़ा अच्छा था उसमें, ठीक है। क्या बताऊं मैं, क्या सुनाऊं, ऐसे कुछ गाना था कोई।
नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? किसी को जब आंखें आप दान करते हैं, ठीक है, तो किसका आप प्रयोग करते हैं? हाँ, वो भी था प्रशांत, वो भी गान था भाई, वो भी था। बिल्कुल, कॉर्निया। क्यों? क्योंकि सर इसमें ना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। ठीक है, याद रखिएगा। रेटिना भैया, इस रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है। भाई जिसको अंगड़ाई उंगड़ाई लग रही है वो आराम से अंगड़ाई ले ले। ठीक है, फिर क्लास में फिर आराम से बढ़िया करिए। पुतली, प्यूपिल क्या है भैया? आपका जो लाइट होता है, लाइट को एंटर कराना आपकी आंख के अंदर, वो प्यूपिल का काम है। आइरिस का क्या काम है? सर ये आपके आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये कुछ काम है भाई आपका। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित, मतलब आपके एसी को डीसी, अब ये भाई बहुत बार करा चुका हूँ रेक्टिफायर। इन्वर्टर एकदम उल्टा काम करता है, डीसी को एसी में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्रांसमीटर बहुत अच्छे से पता है, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज आप भेज रहे हो तो ट्रांसमिट करता है। ठीक है। सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट, कुछ लोग तो पहली बार ये नाम ही सुने होंगे, मुझे पता है कुछ लोग पहली बार ये नाम सुने होंगे, बट कोई बात नहीं, बताइए। बताओ भाई, सिल्वेनाइट। चलिए बताते हैं। कैल्वेनाइट एवं सिल्वेनाइट। ठीक है, कैल्वेनाइट एवं सिल्वेनाइट ये दोनों आपके सोना जो होता है उसका अयस्क है। और आपने एक नाम बड़ा सुना होगा, आयरन पायराइट। एक आपने नाम सुना होगा, आयरन पायराइट। इसे बोला जाता है फूल्स गोल्ड। इसे बोला जाता है फूल्स गोल्ड। ठीक है, मूर्खों का सोना बोला जाता है भाई। ठीक है, आइए। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? बताओ भाई, कौन सा ऐसा कैटलिस्ट होता है जिसमें से खाद्य वनस्पति, वेजिटेबल ऑयल, आप वेजिटेबल, ठीक है, वो आपके तेल वसा में परिवर्तित हो जाते हैं? बताइए। बेसिकली क्या कहते हैं, तेल के हाइड्रोजिनेशन कराते हैं। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करा करा दिया जाता है इसमें। हाइड्रोजिनेशन कराया जाता है आपका किसका? ठीक है, तेल का। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो आपके फैट में जाके बदल जाते हैं। जल्दी से बताइए किसका प्रयोग करते हैं आप? बहुत बारिश हो रही है। अच्छा, राजस्थान में? तो यार ये सिलेंडर, ये तो अच्छी बात है यार भाई, बारिश तो हो रही है उधर। तो भाई बारिश हो रही है, होने दो। आइए, बिल्कुल। क्या है आपका? निकिल। हाइड्रोजिनेशन में इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए। अच्छा, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? डिफरेंट पार्ट्स। बाह्यदल, पुंकेसर, मूलांकर, पंखुड़ी या स्त्रीकेसर। पुष्प के विभिन्न भाग में कौन कौन से हैं भाई? भाई हिंदी वाला देख लेना, इंग्लिश वाला थोड़ा सा गलत हो सकता है, हिंदी वाले को ध्यान देना। ठीक है, बताइए। बताओ भाई। देखो, आपको देख के लग रहा है कि पुष्प की बात अगर आपसे पूछी गई है, तो देखो भैया, मूलांकर तो होगा ही नहीं, तो जहां जहां पांच ऑप्शन है उसको पहले काट दो। ये पांच है, यहाँ नहीं है, यहाँ पांच है,
यहाँ पे पहला तो होता ही है, तो ये भी काट दो, बचा क्या आपका एक। मतलब बादल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है, ये सभी हैं। परागकोश, तंतु, पुंकेसर, ये सारी आपकी पार्ट्स होते हैं, लेकिन मूलांकर नहीं होता। अच्छा, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? ओके, विच वन डज नॉट ब्रेक डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, बताइए। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत मत कर देना यार इसको। के, ओके, सी, सी, ए आ रहा है, किसी का ए, किसी का सी। थोड़ा सा ठीक है, देखते हैं। भाई देखो, मैंने बताया था फैट कितना देता है एनर्जी, 9.3 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट कितना देता है सर, कितना देता है, 4.1 किलो कैलोरी। प्रोटीन कितना देता है, 4.3 किलो कैलोरी। विटामिन क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, ये मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी दिया है बहुत बेहतर जवाब दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। केंद्रिका में पाया जाता है, बताइए केंद्रिका में क्या पाया जाता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या पाया जाता है? चलिए बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, छोटे छोटे क्वेश्चंस तो हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं। कहते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। देखो भाई सिंपल सी बात, डीएनए बिल्कुल होता है सर, आरएनए बिल्कुल होता है सर, प्रोटीन बिल्कुल होता है सर, कार्बोहाइड्रेट कभी पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा। तो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, ठीक है, मतलब एक, तीन और चार, ठीक है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सुमेलित नहीं है? B2 को थायमीन कहते हैं भाई, ये तो हम खुद पहली बार आज सुने भाई, ठीक है। अच्छा चलो बताते हैं। विटामिन एच, देखो भाई विटामिन 7 को बेसिकली विटामिन एच कहते हैं, और ये बायोटीन है भाई, सही है। पेंटोथेनिक एसिड है, निकोटिनामाइड, अरे सर B2 को सर आपका राइबोफ्लोविन कहते हैं, इसको सर राइबोफ्लेविन कहते हैं, और थायमीन को आपका B1 कहते हैं, ठीक है, थायमीन को आपका B1 कहते हैं। क्लियर? हाँ, तो ए आपका गलत है, ठीक है, ए आपका गलत है, ये याद रखिएगा। चलिए, B1 यहाँ लिख लीजिएगा, थायमीन को B1 कहते हैं, ठीक है, बेरी बेरी इसकी कमी से होता है। भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम है, यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम क्या है, बताइए। मोबाइल आप सभी रखे हैं अपने पास? भाई मोबाइल में देख रहे होगे ना आप लोग? बताओ यहाँ पे, बिल्कुल याद रखिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, ऑप्शन ए बिल्कुल। अच्छा, आप लोग लैपटॉप से देखते हो कि मोबाइल से देखते हो, बताइए। भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसके काल में हुआ है? जब्ती प्रणाली का बताओ भाई। बताइए किसके समय में हुई भाई? अरे सर अकबर के समय में हुई थी। जब्ती प्रणाली का प्रचलन
किसके काल में होता है सर? अकबर के समय में, याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के संबंध में लोथल गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, रोपड़ राजस्थान, दायमाबाद महाराष्ट्र, बताइए। इसे बता लोगे यार, ये तो सिंपल है। शैलेंद्र तो सबसे पहले बताएगा। अरे भैया अंकित, मोबाइल वोबाइल चार्ज कर लिया करो भाई, क्या पता कब किसका फोन आ जाए। ठीक है, बिल्कुल। सर रोपड़ कहाँ है? ये पंजाब में है। पर आपका पंजाब में, ठीक है। जैसे देखो प्रशांत का फोन हमेशा चार्ज रहता है, फुल चार्ज रहता है भाई। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे प्रशांत कभी अगर स्क्रीनशॉट कोई भेजेगा ना, तो देखिएगा मोबाइल की बैटरी उसकी फुल दिखाएगी हमेशा, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में मूर्ति पूजा की प्रधानता थी, पूर्व उत्तर वैदिक काल में धर्म में प्रकृति का महत्व बढ़ गया था, बताइए। बताइए। बताओ। अगर हम वैदिक काल में बोले तो भैया मूर्ति पूजा की प्रधानता का प्रचलन नहीं था भाई, यहाँ कहाँ प्रचलन था, नहीं था। पहला गलत हो गया, चलो। उत्तर वैदिक काल में धर्म में प्रकृति का महत्व था। भैया धर्म की जगह जानते हो, कर्म कांड। धर्म की जगह कर्म कांड। ऑप्शन नंबर ये भी आपका गलत हो गया। बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, ठीक है। सहारा के रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर और भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करने वाली जो गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी पवन होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ब्लैक रोलर, सिमुम, आपके सामल या सिराको, बताओ। बताइए भैया कौन सी ऐसी पवन है ये? अच्छा नाम लग रहा है इसका ना। यार सही है यार, बढ़िया है भाई। अच्छा अच्छा, लैपटॉप पे वीडियो कॉल हो जाती होगी ना? लैपटॉप पे वीडियो कॉल हो जाती होगी। बिल्कुल। नहीं पता? अरे भाई मेरे सिराको है, इसका मतलब आप लोग को पवन का टॉपिक पढ़ाना जरूरी है ना, किधर से कौन सी पवनें आ रही हैं। चलिए ये ज्योग्राफी में है, आपको कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। अगस्त से थोड़ा मैं कोशिश करूंगा आपको थ्योरी पे ज्यादा बल दूं, ठीक है। किसी स्थान के मानक समय के निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। किसी स्थान के मानक समय के निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा, अक्षांशीय रेखा, दोनों, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? बताइए भाई। चलिए तो बिल्कुल आपको पता है देशांतर रेखा को। और अगर हम बात करें शून्य अंश देशांतर को, आपको पता है इंटरनेशनल मीन टाइम कहा जाता है। शून्य देशांतर को आपको पता है इंटरनेशनल मीन टाइम कहा जाता है। तभी हम लोग का क्या आता है, 82.82 डिग्री आ जाता है, ठीक है। 82 हाफ डिग्री आ जाता है ये, ठीक है। क्लियर, चलिए। अच्छा, फान, सीमूम, चिनूक और जोंडा ये कहाँ कहाँ की पवने हैं ये बताइएगा। तो ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए, फान आपके आल्प्स की है, ठीक है। सीमुम आपके अरब रेगिस्तान की है, ठीक है। चिनूक आपके रॉकी पर्वत की है, रॉकी मतलब समझ रहे हो ना भैया, नॉर्थ अमेरिका। और जोंडा आपके एंडीज पर्वत की है, साउथ अमेरिका, ठीक है। चलिए याद रखिएगा ये आपके चारों, तो मतलब ए बी डी और सी, ए बी डी और सी कहीं लिखा है, ए बी डी और सी, ऑप्शन नंबर
बी। निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, ठीक है। सवाना, वेल्ड, कंपोज और लानोस। बताइए, घास स्थल नहीं है। चलिए देखते हैं। सर, जो आपका ये वेल्ड होता है, ये कहाँ पे है भाई मेरे? दक्षिण अफ्रीका। ये कैसा है? दक्षिण अफ्रीका। अगर इसकी बात बोले तो शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय है भाई, ठीक है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं, क्लियर। और बाकी सभी आपके उष्ण कटिबंधीय हैं। दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? पूछा गया है, नहीं है, ठीक है। दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। बताइए। बताओ सर, झारखंड में है, ठीक है। झारखंड में इसका विस्तार बेटा नहीं है, ठीक है। चलिए, आपको पता है इसका जो मध्य पूर्व भाग होता है वो कहाँ कहाँ? उड़ीसा में लिख देता हूँ, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ और आपके आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है? जल ग्रहण क्षेत्र पूछा गया है। और आपसे ये भी जान लेना कि भैया ये सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है आपके प्रायद्वीपीय भारत की। बताइए। जियो बहुत कमजोर है, कोई बात नहीं। आपके जियो का फोन का नेटवर्क नहीं ना बात कर रहे हो, ज्योग्राफी की बात कर रहे हो ना? बताइए। हाँ बिल्कुल, आपकी गोदावरी है, ठीक है। इसे हम बेटा वृद्ध गंगा भी कहते हैं, इसको हम दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ये कुछ नाम है जो आप याद रख लीजिएगा। आइए, आर्थिक मंदी का आम तौर पर संबंध होता है अपस्फीति, मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन या चरम मुद्रास्फीति। बताइए भाई। आर्थिक मंदी का आम तौर पर संबंध होता है अपस्फीति किससे? बताओ भाई। तो बिल्कुल सर, डिफ्लेशन पे होता है। अपस्फीति से होता है। बताइए। थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, आर्थिक मामलों का विभाग या भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए भाई। बताइए, होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपको पता है ये WPI जो होता है, इसका जो गणना वर्ष कौन सा है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन आपका। इसका गणना वर्ष कौन सा है? आधार क्या है? ठीक है, 2011 और 12, ठीक है, याद रखिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व, ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लीजिए ये, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। कर्व, कर दर और कर राजस्व के बीच बताता है। बताइए। टैक्स रिवेन्यू की बात हो रही है और टैक्स रेट की बात हो रही है, ठीक है। बताइए। बताइएगा भाई, सभी लोग बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। ओके ओके, ठीक है। ए इकोनॉमिक। अब ये बेकार तो मतलब अब कहोगे तो भाई सभी बेकार हैं, ठीक है। अरे पढ़ो भाई, जो है लॉफर कर लो। निम्नलिखित में कौन एशियान का सदस्य देश नहीं है? बताइए, एशियान का सदस्य देश नहीं है, बताइएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और सिंगापुर। इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और सिंगापुर।
एशियान का सदस्य देश नहीं है? बताओ भाई। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें भारत शामिल नहीं है। अच्छा, कितने देश हैं, कोई बता सकता है भाई? इसके 10 सदस्य देश हैं भाई, इसके 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बढ़िया से इसको करिएगा, और बिल्कुल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल बेल आइकन दबा सकते हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको भेज देंगे, लाइक और शेयर आप करिएगा। अच्छा, क्या हो गया, 48 नहीं कराया क्या मैंने? देखे बेटा, बता तो दिया मैंने, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है बेटा, आइए। चलिए, कोई दिक्कत तो भाई पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए, फिर नेक्स्ट सेशन आपका होगा 2 बजे, तो बिल्कुल आप एकदम प्रिपेयर रहिएगा और 2 बजे एकदम जबरदस्त तरीके से क्लास करिएगा। ठीक है, चलिए, 50 क्वेश्चन वहां भी होंगे। डेली टारगेट हमारा 180 क्वेश्चन का है, तो आप जबरदस्त तरीके से करिए। साइंस तो 30 क्वेश्चन रहेगा ही, 150 क्वेश्चन जीके जीएस के रहते हैं। ठीक है, चलो, बाय बाय, थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, मस्त रहो, मजे में रहो।